Hello guys, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। हम कर रहे हैं गैमीट्स की स्ट्रक्चर और मेल गैमीट की स्ट्रक्चर हमने कर ली है जिसे कि कहते हैं स्पर्मेटोजोन और स्पर्म। आज हम करेंगे ओवम की स्ट्रक्चर। पहले हम पढ़ लेते हैं कि ओवम होता क्या है। ओवम इज़ ए मैटरनल हैप्लॉइड गैमीट एंड इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द रिसीविंग द स्पर्म। पहला काम क्या है, स्पर्म को रिसीव करना एंड डिटरमाइंड टू डेवलप इनटू फुल्ली डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और स्पर्म को की एंट्री के बाद, फ्यूज़न के बाद, रिसीव करने के बाद क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेन में डिवेल्प हो जाता है ओवम। अनलाइक स्पर्म, ओवम में जो है रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ते हैं। ओवम इज जनरली स्फेरिकल नॉन मोटाइल गैमीट विद योकी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में योक प्रेजेंट होता है, इनक्लोज्ड इन वन और मोर एग इन्वेलप्स। एग की लेयर्स बनी होती हैं, इन्वेलप्स होती हैं आसपास एग के अराउंड। साइज ऑफ ओवम जो है वेरी करता है, अलग एनिमल्स में अलग अलग साइज मिल सकता है। डिपेंड करता है कि उसमें योक की अमाउंट कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उतना ज़्यादा ओवम का साइज होगा। The size of ovum varies from 10 माइक्रोन to few centimeters। और अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में इसका साइज़ 100 माइक्रोन होता है और ये जनरली माइक्रोलेसिथल होते हैं। माइक्रोलेसिथल का मीनिंग होता है कि जो यॉक है वो कम होगा। ह्यूमन ओवम की अगर बात करें, ह्यूमन ओवम की ही हम मेनली बात कर रहे हैं। हम फोकस, क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हम सभी एनिमल्स के ओवम पे फोकस नहीं करेंगे, हम ह्यूमन ओवम पे ही फोकस करेंगे, जो कि माइक्रोलेसिथल होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है उसमें। हमने स्पर्म में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है डेवलपमेंट में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ओवम में साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा रहता है। साइटोप्लाज्म इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर स्मॉलर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सोप्लाज्म। उसे हम एक्सोप्लाज्म बोल सकते हैं। जो बाहर का पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, और जो इनर पार्ट होता है, अंदर का पार्ट, वो लार्जर ओपेक एंड उसे हम इंडोप्लाज्म बोलते हैं। वो लार्जर भी होगा, ओपेक होगा। ट्रांसपेरेंट जो कि जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे हम ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं, लेकिन जो जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता वो होगा ओपेक। ओपेक के थ्रू क्लियरली आर पार नहीं देखा जा सकता, तो इनर वाली जो लेयर है वो ओपेक होगी और उसे हम इंडोप्लाज्म बोलते हैं। इंडोप्लाज्म में क्या होता है, काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। मैंने बताया था कि सेल में जो छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सेल के, उसे सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इंडोप्लाज्म में टीआरएनए, हिस्टोन्स, एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के साथ साथ। सेल ऑर्गेनेल्स में आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, राइबोसोम वगैरह। और इसके बाद जो न्यूक्लियस होता है वो उनका, वो काफ़ी लार्ज ब्लोटेड होता है, उसमें न्यूक्लियर प्लाज्म होता है और उसे जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं। उसे बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। न्यूक्लियस जो एक्सेंट्रिक होता है वो एग्जैक्ट सेंट्रल पोजीशन में नहीं होता। जब न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में ना होके एक तरफ की ओर हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक इन पोजीशन। सो ह्यूमन ओवम हैज़ पोलैरिटी। तो ह्यूमन ओवम जो पोलैरिटी शो करता है क्योंकि न्यूक्लियस एक ओर जाता है, एक्सेंट्रिक पोजीशन होती है। द साइड ऑफ ओवम, जिस साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ओवम के, तो उसे हम एनिमल पोल कहते हैं। लेकिन जो ऑपोजिट साइड, जिस साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस के ऑपोजिट वाला साइड, उसे हम वेजिटल पोल बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो होती हैं एग इन्वेल्प होती हैं। एग के इन्वेल्प्स होते हैं, कवरिंग्स होती हैं, ह्यूमन ओवम को सराउंड करती हैं, जो कि उन्हें हम, काफ़ी सारे एग इन्वेल्प होते हैं, मेनली 3 जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ विटेलाइन मेम्ब्रेन, सेकेंड इज़ जोना पैलिसिडा एंड थर्ड इज़ कोरोना रेडिएटा। जो सबसे इनर लेयर होती है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है। इनर लेयर होती है ट्रांसपेरेंट होती है और खुद ओवम ही इसे सिक्रीट करता है। सेलुलर होती है, नॉन सेलुलर नहीं होती। ओवम खुद इसे सिक्रीट करता है तो उसे हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। सेकंड जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा
जोना पेलुसिडा जो कि मिडल थिक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, जो कि सिक्रीट करते हैं फॉलिकुलर सेल और oocyte। पार्शली फॉलिकुलर सेल सिक्रीट करते हैं, पार्शली oocyte। तो हाफ ऑफ जे दोनों एक मिलके काम करते हैं, जोना पेलुसिडा के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। थर्ड जो लेयर होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा। इट इज़ आउटर थिक कोट फॉर्म्ड ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। तो ये सबसे आउटर थिक कोट होती है, उसे हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो हमने 3 लेयर्स की, ये हम कर रहे थे ओवम की स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं आपको ओवम का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर ओवम का। सबसे जो आउटर लेयर ये दिख रही है इसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये वाली कोरोना रेडिएटा जो फर्स्ट ही है, ठीक है, सबसे आउटर है। अगर हम सबसे अंदर की बात करें तो सबसे अंदर है विटेलाइन मेम्ब्रेन, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस ही हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद ये इसका प्लाज्म हो गया ओवम का, एक तरीके का साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं इसे। और इसके बाद जो ये वाली मेम्ब्रेन जो दिख रही है इसे हम बोलेंगे विटेलाइन मेम्ब्रेन, एंड देन जोना पेलुसिडा, और सबसे लास्ट वाली जो है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये 3 जो लेयर्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, और जो स्पेस होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच जो स्पेस होती है उसे पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। और विटेलाइन मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डेवलप हुई होती है। और जो सेंटर वाला पोर्शन है वो रह गया, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे मैंने इसे लेबलिंग भी नहीं की है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे ब्लैक कलर का छोटा सा न्यूक्लियोलस भी आप ड्रॉ कर लीजिए, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये जो मैंने बनाए हैं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर वो है इसका क्रोमैटिन मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे बाकी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गेनेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो गाइज यही था ओवम के स्ट्रक्चर में, हमने अभी अभी यही पढ़ा था। अगर हम पिछले वाले देखें लेयर्स के बारे में जो हमने पढ़ा था थ्योरी में, तो वो यही पार्ट्स थे जो हमने पहले थ्योरी में पढ़ा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा। और इसके पहले हमने एंडोप्लाज्म की बात की है, न्यूक्लियस की बात की है, कुछ भी नया नहीं है, डायग्राम से बिल्कुल रिलेट कर रही है यहाँ पे थ्योरी। आई थिंक आपको ओवम का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि इसके में यही पार्ट है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म हो गया इसका, प्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और इसके बाद इसके 3 मेम्ब्रेन्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है मेनोपॉज। मेनोपॉज को क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड भी बोलते हैं। ये दोनों में मेल्स और फीमेल्स में देखा जाता है। फीमेल्स में प्रीडोमिनेंटली देखा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन जो है ख़त्म हो जाती है। इट इज़ पीरियड व्हेन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन cycle stops in human female. Period of menopause is 50 to 52 years. जनरली जब ह्यूमन फीमेल्स 50 to 52 ईयर्स के हो जाते हैं तब मेनोपॉज देखा जाता है। कॉज ऑफ मेनोपॉज इज डिक्लाइन इन एस्ट्रोजन लेवल। इसका मेन रीज़न एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन है इसमें डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, एज के साथ डिक्लाइन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है इस पर्टिकुलर हार्मोन में। सिमिलरली मेल्स में भी फंक्शन जो है टेस्टिस का डिक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। 40s में 50s में एंटर करते करते जो है टेस्टिस का फंक्शन कम होता जाता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मेल्स में भी क्लाइमैक्ट्रिक पीरियड आफ्टर 50 स्टार्ट हो जाता है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ शोर वगैरह सुन रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।